कल्पना का ही प्रयोग करना चाहा। बृजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदासदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी, वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनका सेवा भी की, अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति बृजपाल के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्योछावर कर उसकी सेवा करती थी। किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध सातों जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली। यह कल्पना के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ मदनलाल को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी बृजपाल और सत्येंद्र के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो बृजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ रही थी। चौधरी बृजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इनकी हत्या की है। बस क्या था, बृजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे बृजपाल और चौधरी सत्येंद्र के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले सभी कल्पना के स्वभाव से परिचित थे और बृजपाल तथा सत्येंद्र के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी बृजपाल और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन बृजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें बृजपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की। किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल कल्पना नहीं आई, अपितु कल्पना के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कल्पना इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी ही कल्पना फिर शिकार होगी।
समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना चाहिए। अगर कल्पना के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज कल्पना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, न कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धनवर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।